महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों ने कई कीर्तिमान कायम किए हैं। बीजेपी पहली बार 132 सीटों पर जीती। शिवसेना से अलग होकर एकनाथ शिंदे भी कमाल करते हुए 57 सीटें जीत लिए। मगर महाराष्ट्र के पिछले 52 साल के इतिहास में एक ऐसा रिकॉर्ड बना है जिसे यूबीटी, कांग्रेस और शरद पवार याद नहीं रखना चाहेंगे। तीनों पार्टियां मिलकर 46 सीटों तक पहुंच सकी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बुरी हार के बाद तमाम पार्टियां उसका साथ छोड़ने लगी है और साथ ही अपने नेता भी अब बागी बनने लगे हैं। कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसी की भैंस। बिल्कुल उसी तरीके से राजनीति का हाल है। जिसकी कुर्सी उसका बोलवाला। जहां एक तरफ मंच पर इंडी गठबंधन के नेता ये दिखाने से कभी नहीं चूकते कि हम साथ साथ हैं, तो वहीं जब अपने अपने इलाके की बात आती है तो ये भी कहने से नहीं चूकते कि हम आपके हैं कौन। दरअसल टीएमसी ने कांग्रेस नेतृत्व पर ही सवाल उठा दिया है और साथ ही अब इस करारी हार के बाद तमाम कांग्रेसी नेता पार्टी को छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरीके से चुनाव में मिली हार के बाद राहुल गांधी की जिंदगी में आया है टर्निंग पॉइंट, बताएंगे आपको अपने खास शो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बुरी हार के बाद ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी पर हमलावर दिख रही हैं। तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल के सभी 6 विधानसभा उपचुनावों में जीत हासिल की है और उसके नेता उत्साहित हैं। वहीं महाराष्ट्र में कांग्रेस की हार को लेकर इंडिया अलायंस के नेतृत्व परिवर्तन की मांग भी उठा रही है। पार्टी के सीनियर लीडर और सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा है कि कांग्रेस को अहंकार अपना किनारे रखना चाहिए और ममता बनर्जी को इंडिया ब्लॉक का लीडर घोषित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि गठबंधन को एक मजबूत और निर्णायक नेतृत्व की जरूरत है। थोड़ा सा फास्ट चलाएंगे। टीएमसी का दावा, ममता बनर्जी के पास है मजबूत नेतृत्व। टीएमसी सांसद ने दावा किया है कि ममता बनर्जी के पास मजबूत नेतृत्व है। साथ ही उनके जमीनी असर से जुड़ाव ने उन्हें विपक्षी गठबंधन के लिए सबसे कारगर व्यक्ति बना दिया है। रक्तदान शिविर में बोलते हुए कल्याण बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को हाल के चुनावों में मिली विफलता को स्वीकार करना होगा। अब व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं पर एकता को प्राथमिकता देने की जरूरत है। उन्हें अपना अहंकार भी छोड़ देना चाहिए और ममता बनर्जी को इंडिया गुट के नेता के रूप में स्वीकार करना होगा। ममता बनर्जी का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी ने मुख्यमंत्री ममता के भाजपा से लड़ने के ट्रैक रिकॉर्ड का भी जिक्र किया। उन्होंने ममता बनर्जी को सिद्ध नेता बताते हुए कहा कि वे पूरे देश में एक लड़ाकू के रूप में पहचानी जाती हैं। उनका नेतृत्व और जनता से जुड़ने की क्षमता उन्हें आदर्श चेहरा बनाती है। इसलिए एकजुट और व्यवहारिक दृष्टिकोण के बिना विपक्ष के प्रयास लड़खड़ाते रहेंगे। बंगाल कांग्रेस ने टीएमसी सांसद की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देने से भी इनकार कर दिया। हालांकि बंगाल बीजेपी ने इस पर मजाक उड़ाया है। तंज कसते हुए कहा गया कि इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व में बदलाव करने से उसका चुनावी भाग्य नहीं बदल जाएगा। भाजपा प्रवक्ता समीक भट्टाचार्य ने कहा कि चाहे कांग्रेस हो या फिर टीएमसी या कोई अन्य पार्टी आए, इंडिया ब्लॉक के चुनावी भाग्य पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। हमारे देश के लोगों ने इन पार्टियों को खारिज कर दिया है। बंगाल उपचुनाव में टीएमसी का शानदार प्रदर्शन। बंगाल उपचुनाव में टीएमसी का शानदार प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल में सभी 6 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में टीएमसी ने जीत हासिल की है। पार्टी की ओर से कहा गया है कि विपक्षी दलों भाजपा और माकपा द्वारा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ फैलाए गए झूठ और कपट मतदाताओं को प्रभावित करने में विफल रहे। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने पार्टी के सभी उम्मीदवारों को उनकी जीत के लिए बधाई दी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना को लेकर लंबे समय से जारी विरोध प्रदर्शन के बावजूद भी पश्चिम बंगाल पर तृणमूल कांग्रेस की मजबूत पकड़ दिखाई जा रही है। पार्टी ने मदारी हाट सीट भाजपा से छीन ली। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि उपचुनाव के नतीजों से उन्हें लोगों के लिए काम करने में मदद मिलेगी। कांग्रेस के नेता शिवसेना में शामिल। महाराष्ट्र में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उन्हें चुनौती देने वाले कांग्रेस के एक बागी नेता शिवसेना में शामिल हो गए। महाराष्ट्र के कोपरी
पचपा खड़ी सीट से अपना नामांकन वापस लेने से इनकार करने के बाद कांग्रेस से निलंबित किए गए मनोज शिंदे रविवार को शिवसेना में शामिल हो गए। उन्होंने बातचीत के दौरान कांग्रेस नेतृत्व को लेकर असंतोष जाहिर की, खासकर ठाणे और कोंकण क्षेत्र पर पूरा ध्यान न दिए जाने को लेकर भी बात कही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी भी ठाणे और कोंकण को लेकर गंभीर नहीं थी। इससे पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं का भविष्य प्रभावित हुआ है। 40 साल से कांग्रेस में जुड़े थे मनोज शिंदे जो 40 सालों से कांग्रेस से जुड़े थे, उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ व्यवहार पर भी चिंता जाहिर की है। उनका दावा है कि कई कार्यकर्ताओं को दशकों की सेवा के बावजूद बिना कोई महत्व दिए निचले पदों पर भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि मैंने ये निर्णय गंभीर चिंतन के बाद लिया है। मैंने पिछले 40 वर्षों से पार्टी के लिए अपना खून पसीना बहाया है। चुनाव से पहले कांग्रेस ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण मनोज शिंदे और सुरेश पाटिल खेड़े को 6 साल के लिए निलंबित कर दिया था। कांग्रेस पार्टी ने किया था 6 साल के लिए निलंबित। कांग्रेस ने मनोज शिंदे और सुरेश पाटिल खेड़े को चुनाव से पहले पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण पार्टी से 6 साल के लिए निलंबित कर दिया था। निलंबन के बावजूद भी शिंदे ने एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा, लेकिन कोपरी पचपा खड़ी सीट की दौड़ में सीएम शिंदे से वो हार गए। उनका शिवसेना में शामिल होना क्षेत्रीय राजनीति में बदलाव का संकेत देता है, क्योंकि पार्टी के नेतृत्व से असंतोष के मद्देनजर कांग्रेस को और भी नेता उनके साथ जुड़ सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों ने कई कीर्तिमान कायम किए। बीजेपी पहली बार 132 सीटों पर जीत हासिल की है। शिवसेना से अलग होकर एकनाथ शिंदे भी कमाल कर दिए, 57 सीटें उन्होंने जीती है। लेकिन महाराष्ट्र से पिछले 52 साल के इतिहास में एक ऐसा रिकॉर्ड बना है जिसे न यूबीटी, न कांग्रेस और न ही शरद पवार याद रखना चाहेंगे। तीनों पार्टियां मिलकर 46 सीटों तक पहुंच सकी। सोचिए ये कितनी बड़ी बात है। वहीं दूसरी बार ऐसा होगा जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में औपचारिक तौर पर नेता प्रतिपक्ष का पद खाली रहेगा। इस चुनाव में विपक्ष की ओर से सर्वाधिक उद्धव सेना ने 20 सीटें जीती। कांटे की इस टक्कर का दावा करने वाली कांग्रेस 16 और शरद पवार की एनसीपी 10 सीटों पर ही सिमट गई। 1972 में पहली बार नहीं बना था नेता प्रतिपक्ष। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के पराजय का असर आने वाले समय में भी नजर आएगा। फिलहाल विपक्ष के हाथ पूरी तरीके से खाली नजर आ रही है। उद्धव सेना 8 सीटें और जीत लेती तो उसे नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी मिल सकती थी। 288 सदस्यों वाली विधानसभा में विपक्ष के नेता के पद पर दावा करने वाली पार्टी को कम से कम 28 विधायकों की जरूरत पड़ती है। विपक्ष की ऐसी स्थिति पहले 1972 में हुई थी। इंदिरा गांधी के गरीबी हटाओ के नारे के दम पर कांग्रेस ने 270 सदस्यों वाली विधानसभा में 222 सीटें जीत ली थी। तब तत्कालीन विपक्षी पार्टी जनसंघ समेत अन्य दलों को सिर्फ 48 सीटों से संतोष करना पड़ा था। इनमें 23 निर्दलीय थे, मगर इसके बाद फिर ऐसी नौबत आ गई जब महाराष्ट्र में राजनीतिक उठापटक और दल बदल के बावजूद नेता प्रतिपक्ष पद पर दिग्गज नेता काबिज रहे। कैबिनेट मंत्री जितना पावरफुल है विपक्ष के नेता का कद। अब बात करते हैं 1990 की, तो 1990 के बाद से नेता प्रतिपक्ष का पद भी शक्तिशाली हो गया, क्योंकि विधानसभा चुनाव में हारने वाली प्रमुख विपक्षी पार्टी भी 50+ सीटों के साथ जीतती रही। मनोहर जोशी, गोपीनाथ मुंडे, नारायण राणे, रामदास कदम, एकनाथ खड़से, राधाकृष्ण विखे पाटिल, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, विजय वेट्टेडियार इस पद पर बने रहे। 80 के दशक में सबसे अधिक समय तक शरद पवार नेता प्रतिपक्ष के रूप में रहे। विपक्ष के नेता पद नहीं होने के कारण कांग्रेस और शिवसेना को बड़ा खामियाजा उठाना पड़ सकता है। नेता विपक्ष विधानसभा की कई कमेटियों के प्रमुख होते हैं और नियुक्तियों में उनकी दखल जरूर होती है। वहीं प्रोटोकॉल के मुताबिक उसे कैबिनेट मंत्री के समान विधानसभा में ऑफिस के अलावा वेतन और भत्ते भी मिलते हैं। महाराष्ट्र में नई सरकार कब लेगी शपथ?
उधर बीजेपी की अगुवाई में महायुति गठबंधन के प्रचंड बहुमत के बाद अब नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। अजीत पवार की पार्टी एनसीपी का मानना है कि नई सरकार 25 या फिर 26 नवंबर को शपथ ले सकती है। इसके साथ ही एनसीपी की रविवार 24 नवंबर को सुबह 11 बजे महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जिसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। सिर्फ एक तरफ से नहीं बल्कि चारों तरफ से राहुल गांधी की जिंदगी में इस चुनाव के बाद आ गया है ट्विस्ट एंड टर्न। तो अब हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।